Good morning, students. First of all, you're welcome in online YouTube class. I am Hemant Kumar, PGT History, KV number 1, AFS Agra. Students, today we are going to continue first chapter of class 12 history, bricks, beads and bones, the Harappan civilization. Students, in previous class we had discussion on discover the Harappan civilization, Cunningham confusion. बच्चों, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब खोज हो रही थी तो उनमें सबसे पहले कनिंघम कन्फ्यूजन का टॉपिक है। अलेक्जेंडर कनिंघम हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी देखा था, पार्ट 3 में, कि अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी माना जाता है। इनका जो मेन कन्फ्यूजन था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड को लेकर था, क्योंकि ये चाइनीज पिलग्रमेज के छोड़े हुए अकाउंट्स पर डिपेंड कर रहे थे, क्योंकि चाइनीज पिलग्रमेज थे, जुआनजैंग या फाजियान, वो लोग 4th सेंचुरी to 7th सेंचुरी CE में इंडिया आए हुए थे और उन्होंने कभी हड़प्पा को विजिट किया नहीं था। इसीलिए कनिंघम साहब भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड को 600 BCE से पुराना नहीं मान रहे थे। टुडेज टॉपिक अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, बच्चों एक नई किंतु बहुत पुरानी सभ्यता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस सभ्यता की खोज 20th सेंचुरी में हुई, जबकि इसका जो टाइम पीरियड था वो बहुत ओल्ड था, यानी कि 2000 BC अराउंड। Seals were discovered at Harappa by archaeologist दयाराम साहनी in 1921। बच्चों, दयाराम साहनी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हड़प्पा में कई सील्स डिस्कवर की थी। सिमिलर सील्स डिस्कवर्ड बाई राखालदास बनर्जी एट मोहनजोदारो। जब राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो में और दयाराम साहनी ने हड़प्पा में सील्स खोजी, सील्स सिमिलर थीं, मोहरें सिमिलर थीं, तब तत्कालीन ASI के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने इन्हीं को बेस बनाकर 1924 में अनाउंस किया दुनिया के सामने कि भारत में एक नई सिविलाइजेशन की खोज हुई है। बेस्ड ऑन दीज फाइंड्स इन 1924, जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI, announced the discovery of a new civilization in the Indus Valley to the world। और जब जॉन मार्शल ने इंडस सिविलाइजेशन के बारे में दुनिया को बताया तो इंडिया के हिस्टोरियन एहसान रॉय ने अपनी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा है कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years older than he had found her। यानी जब जॉन मार्शल 1920 के डेकेड में, 1930 के डेकेड में इंडिया में आए, तब उस समय इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में। लेकिन जब इन्होंने उसकी टाइम पीरियड का निर्धारण किया तो वो 1930 के डेकेड से ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स पहले के समय में, जब इंडिया में इंडस सिविलाइजेशन रही होगी। तो कुल मिलाकर इंडस सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड को या उस सभ्यता को जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले दुनिया के बारे में बताया, इसीलिए इसे कहा जाता है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। मतलब सिंधु सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता रही।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्निक्स ऑफ एक्सकवेशन यूज्ड बाय जॉन मार्शल एंड आर.ई.एम. व्हीलर। बच्चों जॉन मार्शल पिछले स्लाइड में देखा हमने 1924 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि इंडिया में था, उसके ये डायरेक्टर जनरल थे और उन्होंने बहुत एक्सकवेशन कराया, बहुत खुदाई कराई, कई स्थलों की, कई साइट्स की खुदाई कराई। और आफ्टर 20 years in 1944 न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI R.E.M. व्हीलर, इन्होंने भी खुदाई कराई, बट दोनों के एक्सकवेशन में कुछ डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हमें समझना है। 1924 में मार्शल ने जो खुदाई कराई, उस खुदाई को या उस एक्सकवेशन को हॉरिजॉन्टल कहा गया। क्यों? मार्शल टेंडेड टू एक्सकवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स measured uniformly throughout the mound, ignoring stratigraphy of the site। मीन्स मार्शल साहब किसी साइट के किसी एरिया को पहले मीजर करते थे और उस पूरे एरिया को एक साथ हॉरिजॉन्टली एक्सकवेशन कराते थे। आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि उसमें एक एरिया है और उस एरिया में, पूरे एरिया में लगभग साथ खुदाई हो रही है और जो भी आर्टिफैक्ट्स निकल रहे थे उनको बेस बनाकर इंडस सिविलाइजेशन के बारे में प्रकाश डाल रहे थे। बट R.E.M. व्हीलर का जो एक्सकवेशन का मेथड या टेक्निक्स थी वो मार्शल से डिफरेंट थी। वो कैसे थी? द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI R.E.M. व्हीलर टेंडेड टू एक्सकवेट द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट rather than dig mechanically along uniform horizontal line। मीन्स R.E.M. व्हीलर साहब का एक्सकवेशन का जो मेथड था वो था स्ट्रेटिग्राफी, मतलब स्टडी ऑफ लेयर्स, मतलब एक किसी एरिया को लिया जाए और उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन ना कराया जाए बल्कि उसका वर्टिकल एक्सकवेशन कराया जाए। मतलब हमारी जो अर्थ है वो लेयर्स से बनी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अपने आगरा को ही ले लें तो आगरा जो आज हम देख रहे हैं ओशन लेवल से, जो इसकी हाइट है आज से कई सौ साल पहले या 1000 years एगो इसका ओशन लेवल की हाइट इतनी नहीं रही होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों एक जगह जब कोई सेटलमेंट होता है कुछ सालों के बाद, वो साल कई हो सकते हैं, 100, 200, 500, 1000 भी हो सकता है, वहाँ से सेटलमेंट डिस्प्लेस होता है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई क्लाइमेटिक चेंज आते हैं या नदियाँ अपना रास्ता बदलती हैं तो लोग उस एरिया को छोड़ देते हैं, फिर वहाँ पर फ्लड आती रहती है या जो उस समय का बिल्डिंग्स वगैरह होती है वो सब है ना र्यूल्स हो जाते हैं, फिर उस पर मिट्टी जम जाती है, मतलब एक लेयर बन जाती है, उस लेयर के ऊपर फिर एक नया सेटलमेंट बनता है, फिर उस सेटलमेंट भी रीयूज होता है, फिर एक नया सेटलमेंट बनता है, तो इस प्रकार लेयर पर लेयर बनती चली जाती हैं। इसीलिए व्हीलर साहब जो लेयर्स थी उन लेयर्स के आधार पर एक्सकवेशन कराते थे। जैसे कि आप इस स्लाइड को देख रहे हो, इसमें कई लेयर्स हैं, तो वो पहली लेयर पर पहले खुदाई कराई, उसके आर्टिफैक्ट्स एक तरफ रखे, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, इस प्रकार। तो कुल मिलाकर दोनों के एक्सकवेशन में डिफरेंस बस यही है कि वो हॉरिजॉन्टल कराते थे और ये वर्टिकल कराते थे, है ना। कुल मिलाकर मार्शल साहब का भी रोल अच्छा है, वो अगर वो एक कदम चले तो व्हीलर साहब 2 कदम चले। तो मेन डिफरेंस यही था, हॉरिजॉन्टल एंड। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। पास्ट को कैसे जोड़ा जाए आर्टिफैक्ट्स के आधार पर। भाई हमें पास्ट की जानकारी चाहिए तो हमारे पास कुछ सोर्सेस होने चाहिए, वो सोर्सेस लिटरेचर भी हो सकता है और आपके जो है आप जो देख रहे हो इस स्लाइड में
टूल्स हैं ना, पोइट्री है, ऑर्नामेंट्स है, कर्न्स हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं उन्हें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में या जो भी उन्हें सोर्सेस मिले हैं उन सोर्सेस के आधार पर स्टोरी बनाने में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वन बाय वन हम देखते हैं। एज वी हैव सीन, इट इज नॉट द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एंशियंट सिविलाइजेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों यही है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी उसे हम लोग सही से रीड नहीं कर पाए हैं, उसे हम अंडर है ना विषय नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि जो स्क्रिप्ट थी वो आजकल की तरह अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी, वो पिक्टोरियल थी, चित्रात्मक थी, उसमें चित्र बने होते थे। कई चित्र समझ में आते भी हैं, कई बिल्कुल नहीं आते हैं। तो कुल मिलाकर लिटरेचरी जो सोर्स हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को हेल्प नहीं करते हैं इंडस सिविलाइजेशन को समझने में। रेदर इट इज मटेरियल एविडेंस दैट अलाउ आर्कियोलॉजिस्ट टू बेटर रिकंस्ट्रक्ट हड़प्पन लाइफ। तो फिर जब लिटरेचर सोर्स नहीं है तो फिर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के पास जो मटेरियल एविडेंस हैं जिसके आधार पर वो हड़प्पन लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। वो मटेरियल्स एविडेंस क्या हो सकते हैं? कुछ भी पोइट्री, टूल्स, ऑर्नामेंट, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हो। जैसे कि ये कर्न्स देख रहे हो, कर्न्स मतलब ये कर्न्स का मतलब क्या है? जैसे हम लोगों के घरों में अब तो हालांकि मिक्सी आ गई है, लेकिन रूरल एरिया में आज भी इस तरीके का सिलबट्टा होता है जिस पर वो मसाले पीसे जाते हैं। उस समय इस पर ग्रेन पीसा जाता था। कुल मिलाकर ये उस समय की चक्की थी जिससे आटा वो लोग बनाते होंगे, अदर्स मटेरियल्स को वो खाने योग्य बनाते होंगे। अच्छा, कुछ मटेरियल्स ऑर्गेनिक थे, जैसे क्लॉथ है, लेदर है, वुड है, रीड्स है, रीड्स मतलब सरकंडे। और ये जो मटेरियल्स थे वो डिकम्पोजेबल थे, मतलब वो नष्ट हो जाते थे। और खासतौर से ट्रॉपिकल रीजन में, अब इंडिया तो ट्रॉपिकल रीजन में है ही बच्चों, मतलब यहाँ बारिश भी होती है, यहाँ ह्यूमिडिटी भी होती है, तो ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे बच्चों आप इस स्लाइड में एक पिक्चर देख रहे होंगे, एक ये स्टैच्यू है। अब इस पर हम कपड़ा हम कैसे देख सकते हैं? भाई कपड़ा तो है नहीं आजकल, लेकिन उनके शरीर पर जो सिलवटें दिख रही हैं वो कपड़े की ही सिलवटें हैं। और उन सिलवटों को हम आज के कपड़ों की तरह अगर कंपेयर करें, आप दोनों है ना पिक्चर को देखिए तो कुछ ऐसे ही लगते हैं। तो इससे पता चलता है कि उस समय क्लॉथ जो है कॉटन के होते होंगे। और इससे यहाँ पर महिलाओं के आधार पर भी देख लीजिए, उस समय की ये जो कॉपर जो स्टैच्यू है यहाँ पर, तो उसके हाथों पर जो आप देख रहे हो, इस प्रकार राजस्थान में आज भी इस प्रकार के आइवरी है ना ज्वेलरी पहनती हैं महिलाएं, लेकिन ये सब डिकम्पोज हो गई हैं। तो कपड़ों के बारे में जानकारी हमें केवल जो स्टोन स्टैच्यू हैं या कॉपर स्टैच्यू उनसे ही मिलती है। स्टोन, बर्न क्ले और टेराकोटा मेटल एक्सेट्रा सर्वाइव। लेकिन बच्चों जो स्टोन है या जो बर्न क्ले हैं ना, या जो टेराकोटा है या जो मेटल है, इनसे बने हुए टूल्स जो है आर्कियोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं और इन्हीं के आधार पर ही वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट हैव बीन थ्रो अवे। बच्चों एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो ब्रोकन या यूजलेस ऑब्जेक्ट को या चीज़ों को फेंक देते थे उधर उधर। तो वो चीज़ें भी बहुत है ना अच्छी मात्रा में या बहुत अच्छी कंडीशन में आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को नहीं मिली हैं। जिससे कि अगर वो मिलती और अच्छी चीज़ें ज़्यादा, अगर जितने सोर्स होते उतनी अच्छी हिस्ट्री लिखी जा सकती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अदर थिंग्स वुड हैव बीन रिसाइकल। कुछ चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसी भी होती हैं जिन्हें रिसाइकल करते होंगे। प्रेजेंट टाइम में भी तो हम लोग कई चीज़ों को रिसाइकल कर लेते हैं। Consequently, valuable artifacts that are found intact were either lost in the past or hoarded and never retrieved. कई बहुत से ऐसे आर्टिफैक्ट्स थे वैल्यूबल, जैसे आप इस स्लाइड में यहाँ देख रहे होंगे, ये गोल्ड या कॉपर सील्स दिख रही हैं, मेटल हैं। तो ये चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकवेशन के दौरान मिली ये इसलिए गई हैं क्योंकि ये चीज़ें उस समय खो गई होंगी या इधर उधर कहीं मिट्टी से ढक दी गई होंगी और उन्हें हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग दोबारा
उन्हें रिट्राइव नहीं कर पाए, प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं। तो बच्चों कई प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट लोग अपना काम करते हैं और अपने काम आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग थे उन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं उनके बेस पर इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी सर्च किया। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासीफाइंग फाइंड्स, खोजों का वर्गीकरण। बच्चों आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को जो भी मटेरियल्स मिला है तो उनका वो क्लासिफिकेशन भी तो करते हैं, क्योंकि जो एक कोई मटेरियल है वो मटेरियल कहाँ यूज होता होगा, किस टाइप से यूज होता होगा, ये दिक्कत होती है ना। तो किसी चीज़ को थोड़ा सा क्लासिफाई कर लिया जाए तो एक अच्छी तरीके से उसको समझा जा सकता है। जैसे तो कौन कौन से तरीके अपनाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट लोग? सबसे पहले वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इन टर्म ऑफ मटेरियल्स, सबसे पहले करते हैं। पहला सिंपल प्रिंसिपल है क्लासिफिकेशन का इन टर्म ऑफ मटेरियल की कोई एविडेंस किस मटेरियल से बना है, जैसे वो स्टोन से बना है या क्ले से बना है या वो मेटल से या बॉन से, आइवरी से। जैसे आप ये सामने स्लाइड देख रहे होंगे, ये कुछ मटेरियल्स दिख रहे हैं, ये पोर्च दिख रहे हैं डिफरेंट मेटल से बने होंगे, ये बॉन्स से है, इनसे आइवरी वगैरह बनती होंगी। हाँ, या ये आइवरी के ही ये दिख रहे हैं बच्चों, ये इधर ये क्ले से बने हुए कुछ टेराकोटा है। तो एक तो ये तरीका था। दूसरा था द सेकेंड इन टर्म ऑफ फंक्शन, कि कोई आर्टिफैक्ट्स का फंक्शन क्या था, उनका काम क्या था। जैसे कोई आर्टिफैक्ट्स टूल हो सकता था, कोई दूसरा आर्टिफैक्ट ऑर्नामेंट हो सकता था, या कोई ऐसे आर्टिफैक्ट होंगे जो दोनों का काम करते होंगे, वो ऑर्नामेंट का भी काम कर देते होंगे और वो टूल का भी काम करते होंगे। कुछ ऐसे भी होते होंगे जो रिचुअल में काम आते होंगे, जैसे इसमें कई आप सील देख रहे हो, है ना। तो इन सील से ये पता चल रहा है कि ये किसी में ऑक्स बना है, तो किसी में एक सरंगी, है ना, बैल बना है, तो किसी में अदर एनिमल्स हैं। तो कुल मिलाकर उस समय रिचुअल्स भी इंडियन सिविलाइजेशन के लोग परफॉर्म करते होंगे। जैसे एक अदर, और ये आपको एक मिट्टी की बनी हुई या क्ले से बनी हुई स्टैच्यू दिख रही है। बच्चों एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट ऑफन शेप्ड बाय रिसेम्बलेंस विद प्रेजेंटेड थिंग्स। एक और तरीका है बच्चों क्लासिफाइंग करने का कि उस समय जो चीज़ें मिली हैं, जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उन चीज़ों को हम आज से कोरिलेट करते हैं। जैसे आज लेडीज लोग ज्वेलरी पहनती हैं, अगर उस समय के बीट्स मिले हैं तो ये कोरिलेट किया गया कि उस समय की महिलाएं भी बीट्स मतलब ज्वेलरी पहनती होंगी। करंस मिली है जो देखा था ना हम लोगों ने, जिससे कि वो ग्रेनरी को पीसते होंगे, या स्टोन ब्लेड या पोर्ट्स। बट एक और तरीका है क्लासिफाइंग करने का, वो है इनडायरेक्ट एविडेंस। कई एविडेंस जैसे कि कॉटन है, वो डायरेक्ट तो नहीं मिला है क्योंकि वो डिकम्पोज हो गए, लेकिन जो स्टैच्यू मिली है उस स्टैच्यू पर पिछली स्लाइड में भी हमने चर्चा की थी, उस पर जो कपड़ों की सिलवट दिख रही है, इस सिलवटों से पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कॉटन क्लॉथ यूज करते थे। तो ये 4 टाइप आपने देखे। पहला था टर्म ऑफ मटेरियल, दूसरा टर्म ऑफ फंक्शन, तीसरा कॉरिलेशन और फोर्थ था इनडायरेक्ट एविडेंस। तो इस प्रकार आर्टिफैक्ट्स को या मटेरियल्स को क्लासिफाई करता है। और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि जो भी मटेरियल्स या जो भी आर्टिफैक्ट्स या जो भी सामान मिला है इंडस सिविलाइजेशन के एक्सिबिशन के दौरान, उनको इंटरप्ट कैसे किया जाए, उनकी व्याख्या कैसे किया जाए। स्पेशली इन रिलीजियस बिलीव्स, खास तौर से लोगों के जो रिलीजियस बिलीव्स थे, धार्मिक विश्वास थे। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट ऑब्जेक्ट विच सीम अनयूजुअल और अनफेमिलियर मे हैव हैड अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने ऐसा सोचा कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अनयूजुअल और अनफेमिलियर हैं, मतलब वो जो ज़्यादा नहीं मिले हैं, अगर मिले भी हैं तो वो कुछ अनफेमिलियर है। जैसे आप ये एक क्ले की स्टैच्यू देख रहे हो, और ये एक लेडीज की स्टैच्यू दिख रही है, और वो ज्वेलरी, भारी भारी ज्वेलरी पहने हैं, सिर पर ढेर सारे, है ना, कुछ ड्रेसेस दिख रही है। तो ये नॉर्मल ज़िंदगी में तो लेडीज लोग नहीं पहन सकती। अब चूंकि अनयूजुअल और अनफेमिलियर है, तो कहा गया कि लोग
ये लोगों उस लोग इनकी जो है पूजा करते हुए और इसे बाद में रिगार्डेड एज मदर गॉडेस। तो सेकंड, रियर स्टोन स्टैचुरी ऑफ मैन। कुछ ऐसे चीज़ें जो रियर मिलती हैं, वो खासतौर से जैसे स्टोन स्टैचुरी ऑफ मैन, ये दिख रही है मूर्ति आपको, ये बार बार दिख रही है, हर स्लाइड में लगभग दिख जाती है। तो इसे जो है प्रीस्ट किंग माना। अब प्रीस्ट किंग क्यों माना? क्योंकि इसका जो पोस्चर है, जैसे नी पर एक हाथ रखे हुए एक राजा की तरह है ना, सीने के ऊपर किए और नी पर एक हाथ रखे हुए, तो मतलब एक राजा ही ऐसे बैठता है ना। तो इसे प्रीस्ट किंग की उपाधि दी गई। अब इंटरप्ट तो करना है ही, लिटरेचर सोर्स तो है नहीं। अच्छा, एक और है स्ट्रक्चर लाइक ग्रेट बाथ, जैसे मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ मिला और फायर अल्टार कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। तो इनका यूज क्या होता होगा? जैसे ग्रेट बात है, कहा गया भाई कोई जब धार्मिक समारोह होता होगा, रिचुअल परफॉर्म होता होगा तो लोग यहाँ स्नान करते होंगे। या जो फायर अल्टार है, या ये जो वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, इनका यूज क्या होता होगा? तो इसे आज से कॉरलेट किया करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे आज भी हम लोग यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसमें है ना कुछ आहुति चढ़ाते हैं, ओम स्वाहा बोलते हैं। तो ये जो फायर अल्टार मिली हैं, तो इस फायर अल्टार को आज से कॉरलेट करके बताया गया कि उस समय के लोग जो है कुछ न कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सील। मोहरें तो बहुत मिली हैं और ख़ास तौर से रिचुअल सीन्स की हैं, जैसे फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हो, है ना। कोई जैसे लग रहा है रिचुअल परफॉर्म हो रहा है, बलि दी जा रही है, या उससे युद्ध हो रहा है और दूसरे जगह एक डांस कर रही है कोई लेडीज, है ना। तो ये कोई रिचुअल परफॉर्म होता होगा। और दूसरा प्लांट मोटिव है, ये जो एक सील पे प्लांट बना हुआ है, इससे पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग नेचर की वर्शिप करते थे। सम एनिमल सच एज वन हॉर्न एनिमल। कुछ ऐसी सील मिली है जिन पर वन हॉर्न एनिमल जिसे कहा गया है, या जिसे कहा गया यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी, मतलब सिर पर एक सींग, इस प्रकार की भी सील है। लेकिन इस प्रकार का एनिमल तो रियल में तो होता नहीं है, तो कुछ लोगों ने माना कि ये मिथिकल हो सकता है या क्रिएचर है ना, किसी व्यक्ति ने कल्पना करके ऐसी एनिमल्स को बनाया होगा। इन सम सील अ फिगर शोन सीटेड क्रॉस लेग इन अ योगिक पोस्चर। कुछ सील या मोहरें ऐसी भी मिली हैं जिन पर एक योगी की तरह व्यक्ति बैठा हुआ है क्रॉस लेग किए हुए, और इसे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने सोचा कि ये जो है प्रोटो शिवा है, मतलब शिव जी का आद्य रूप, पुराना रूप, है ना। और कुछ कॉनिकल स्टोन भी मिले हैं, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने आज के जो शंकर भगवान के मंदिरों में आपने देखा होगा कि जो लिंग होते हैं उन पर जल चढ़ाया जाता है, तो कहा कि उस समय के लोग जरूर लिंग की पूजा करते होंगे, मतलब लिंग मतलब शंकर भगवान की ही पूजा करते होंगे। तो बच्चों, ये कुछ टॉपिक्स थे और इसी टॉपिक्स के साथ ही ये पूरा चैप्टर ब्रिक, स्पीच एंड बर्न कवर होता है। तो बच्चों, आप साथ में थोड़े लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कुछ 5 क्वेश्चन सामने दिए गए हैं। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्ट पास्ट? सेकेंड, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सकेवेशन, मार्शल और व्हीलर वाला। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट क्लासिफाइंग द फाइंडिंग? और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आर्कियोलॉजिस्ट कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं खासतौर से रिलीजियस बिलीफ के मामले में। और एक लास्ट में एक पिक्चर दिख रहा है और इस पिक्चर को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों, आपने हमें सुना। ब्रिक, स्पीड एंड बॉर्न के 4 पार्ट जो हैं, भी 4 वीडियो बनाए गए हैं, उन्हें आप फिर से देखिएगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। तो बच्चों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।